Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. कभी-कभी ऐसा लगता है कि समाज में सब कुछ तय है। एक तरह का अदृश्य रास्ता है जिस पर हम सब चल रहे हैं। स्कूल जाओ, डिग्री लो, नौकरी करो, परिवार बसाओ। ये सब इतना व्यवस्थित लगता है, इतना स्थिर। लेकिन फिर भी हर दिन कुछ नया होता है, कुछ बदलता है। तो एक ही समय पर हमारा समाज इतना स्थिर और इतना गतिशील, ये कैसे हो सकता है? ये वो सवाल है जो समाज शास्त्र की बुनियाद में है और इसका जवाब हमारे रोजमर्रा के अनुभवों में ही छिपा है। तो आज हम इसी पहेली की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे एक श्रोता हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने हमें एनसीईआरटी की समाजशास्त्र की किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी भेजी है। अच्छा। और हम इसके पहले अध्याय सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और समाज में सामाजिक प्रक्रियाएं पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हमारा मिशन सिर्फ इन भारी भरकम शब्दों को समझना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि यूपीएससी इन विचारों को असल परीक्षा में कैसे परखता है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये वो औजार हैं जिनसे हम अपने समाज के कह सकते हैं एक्सरे को पढ़ सकते हैं। और हमारे पास कुछ पिछले सालों के प्रश्न पत्र भी हैं। शानदार। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि इस तरह के विश्लेषण को जारी रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया हमें सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके और जुड़कर अपना समर्थन दें। आपके सहयोग से ही हम ये काम जारी रख पाते हैं। तो फिर शुरू करें। सबसे पहले इस शब्द सामाजिक संरचना को ही पकड़ते हैं। किताब में एक इमारत का उदाहरण दिया है। सुनने में तो बड़ा सरल लगता है। हाँ, उदाहरण सरल है, पर इसके पीछे का विचार बहुत गहरा है। सोचिए, सामाजिक संरचना एक अदृश्य आर्किटेक्ट की तरह है। हम सब इसके बनाए घर में रह रहे हैं, इसके नियमों के हिसाब से चल रहे हैं, पर हमें ये आर्किटेक्ट कभी दिखता नहीं। हम सोचते हैं कि हम कहीं भी जा सकते हैं, पर असल में हम सिर्फ उन्हीं कमरों और गलियारों में घूम रहे हैं जो पहले से बने हुए हैं। समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम ने कहा था कि समाज की अपनी एक ठोस बनावट होती है जो हम पर एक बाहरी दबाव डालती है। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा उलझ गई। अगर हम ही हर रोज अपनी हरकतों से, अपने कामों से इस समाज को बना रहे हैं, तो फिर ये हम पर ही एक बाहरी ताकत की तरह दबाव कैसे डाल सकता है? ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आपने बिल्कुल सही विरोधाभास पकड़ा है, और यही समाजशास्त्र का सबसे दिलचस्प पहलू है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, सामाजिक संरचना एक नदी के दो किनारों की तरह है। नदी का पानी यानी हम लोग बहने के लिए आजाद हैं, लेकिन बह तो सकते हैं उन किनारों के बीच में ही। वो किनारे ही हमारी दिशा और सीमा तय करते हैं। अच्छा। हम अपने कामों से उन किनारों को धीरे धीरे काटते हैं, बदलते हैं, लेकिन ज्यादातर समय हम उनके बनाए रास्ते में ही बहते हैं। इसी को सी राइट मिल्स ने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कहा था। हाँ, अपनी निजी जिंदगी की कहानी को समाज के बड़े इतिहास से जोड़ने की काबिलियत। बिल्कुल। मतलब अगर कोई एक व्यक्ति बेरोजगार है तो वो उसकी निजी परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर किसी देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं तो वो एक सामाजिक मुद्दा है। एकदम सही पकड़ा। वो समाज की आर्थिक संरचना की समस्या को दिखाता है, और हमारी संरचना ही तय करती है कि हमारे पास कितनी आजादी है और हम पर कितने बंधन हैं। तो अगर सामाजिक इमारत है, हाँ। तो सवाल ये उठता है, क्या इस इमारत में सब एक ही मंजिल पर रहते हैं, या किसी के पास पेंट हाउस है और कोई बेसमेंट में रहने को मजबूर है? वाह, यहीं से शायद सामाजिक स्तरीकरण की कहानी शुरू होती है। क्या बेहतरीन तरीका है इसे जोड़ने का। बिल्कुल, सामाजिक स्तरीकरण का मतलब यही है, समाज में समूहों के बीच की व्यवस्थित असमानता। और यहाँ तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली, ये समाज की विशेषता है, किसी व्यक्ति की नहीं। गरीबी के लिए किसी व्यक्ति को दोष देना वैसा ही है जैसे किसी भूकंप के शिकार को दोष देना। दूसरी, यह असमानता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। एक व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक हैसियत बहुत हद तक उसके माता पिता की हैसियत से तय होती है। और तीसरी, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विचारधाराएं काम करती हैं जो इसे प्राकृतिक या उचित ठहराती हैं। लेकिन कई लोग कहेंगे कि इसमें समाज का क्या दोष? अगर कोई ज्यादा मेहनत करके अमीर बना है तो वो ऊपर की मंजिल पर पहुंच गया है। क्या समाज शास्त्र इस व्यक्तिगत प्रयास वाले तर्क को पूरी तरह से खारिज कर देता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। समाजशास्त्र व्यक्तिगत प्रयास को खारिज नहीं करता।
नहीं, लेकिन वो ये जरूर कहता है कि प्रयास करने के लिए सबके पास एक जैसी शुरुआती लाइन नहीं होती। मतलब कोई दौड़ 100 मीटर के निशान से शुरू करता है और कोई पहले से ही 50 मीटर आगे खड़ा होता है। स्तरीकरण उस शुरुआती लाइन को तय करता है और यूपीएससी इसी समझ को परखना चाहता है। वो आपसे सीधे सीधे स्तरीकरण की परिभाषा नहीं पूछेगा। तो वो इसे कैसे पूछता है? कोई उदाहरण है? जरूर। 2013 का जीएस पेपर याद है? उसमें एक सवाल था, भारत में शहरीकरण की तीव्र प्रक्रिया से उत्पन्न हुई विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करें। अब ये एक सीधा साधा सवाल लगता है। हाँ, इसमें झुग्गी झोपड़ियां, ट्रैफिक, प्रदूषण, ये सब लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लेकिन एक औसत जवाब और एक बेहतरीन जवाब में यही फर्क होगा। यूपीएससी असल में ये नहीं पूछ रहा कि शहरीकरण की समस्याएं बताओ। तो वो क्या पूछ रहा है? वो असल में ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि एक ही शहर में रहते हुए एक अमीर और एक गरीब के लिए पानी की कमी का मतलब कैसे बिल्कुल अलग होता है। वाह। एक के लिए इसका मतलब है स्विमिंग पूल ना भर पाना, दूसरे के लिए इसका मतलब है पीने के पानी के लिए मीलों चलना। ये सवाल सीधे सीधे स्तरीकरण की समझ को परख रहा है। अब समझ आया, मतलब मुद्दे की जड़ तक पहुंचना है। एक और उदाहरण था शायद गरीबी पर। हाँ, 2016 में सवाल था, गरीबी उन्मूलन के लिए एक अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचना की प्रक्रिया से मुक्त करना है। वंचना, डेप्रिवेशन। हाँ, यहाँ वंचना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये अवसरों से, सम्मान से, स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित होना है। ये सीधे सीधे स्तरीकरण के उस दुष्चक्र की बात कर रहा है जो लोगों को समाज के बेसमेंट में बंद कर देता है। ठीक है। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। हमारे पास एक संरचना है, यानी एक इमारत। उस इमारत में स्तरीकरण है, यानी अलग अलग मंजिलें। तो अब सवाल ये है कि इन मंजिलों पर रहने वाले लोग आपस में व्यवहार कैसे करते हैं। यहीं पर शायद सामाजिक प्रक्रियाएं आती हैं। बिल्कुल, और इन प्रक्रियाओं को देखने के दो मुख्य चश्मे हैं। एक है प्रकार्यवादियों का, जैसे दुर्खीम, जो मानते हैं कि समाज को चलाने के लिए सहयोग सबसे जरूरी है। वो कहते हैं कि आधुनिक समाज एक शरीर की तरह है। शरीर की तरह? हाँ, जैसे दिल, दिमाग और फेफड़े सब अलग अलग काम करते हैं, पर एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। वैसे ही आज के समाज में एक डॉक्टर, एक किसान और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक दूसरे पर निर्भर है। दुर्खीम इसी को आंगिक एकता कहते हैं। ये तो बड़ा सकारात्मक नजरिया है। और दूसरा नजरिया क्या है? दूसरा नजरिया संघर्षवादियों का है, जैसे कार्ल मार्क्स। उनका मानना है कि ये सहयोग ऊपरी तौर पे दिखता है, लेकिन इसके नीचे हमेशा हितों का टकराव होता है। अच्छा। एक फैक्ट्री मालिक और मजदूर उत्पादन के लिए सहयोग तो करते हैं, लेकिन क्या उनका हित एक है? मालिक मुनाफा बढ़ाना चाहता है, शायद मजदूरी कम करके, और मजदूर बेहतर वेतन चाहता है। तो उनके रिश्ते की बुनियाद में ही संघर्ष छिपा है। दिलचस्प। तो सहयोग और संघर्ष दोनों ही समाज की हकीकतें हैं। चलिए सहयोग से शुरू करते हैं। किताब में वो चरस वाली सिंचाई व्यवस्था का उदाहरण बड़ा अच्छा था। हाँ, वो दिखाता है कि सहयोग कैसे हमारी जरूरतों से पैदा होता है। चरस को चलाने के लिए 4 लोग और 4 बैलों की जरूरत होती थी। किसी एक परिवार के पास इतने संसाधन नहीं होते थे, तो उन्हें मिलकर काम करना ही पड़ता था। उनकी मजबूरी भी थी और जरूरत भी। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही तकनीक बदली और राहत आया, जिसे एक आदमी और 2 बैल चला सकते थे, सहयोग की वो पुरानी व्यवस्था कमजोर पड़ गई। एक उदाहरण, आज के समाज में ऐसा सहयोग कहाँ दिखता है? एक बेहतरीन आधुनिक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सोचिए लिनक्स या विकिपीडिया के बारे में। हाँ, इन्हें बनाने के लिए दुनिया भर के हजारों लोग एक साथ काम करते हैं, बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी बॉस के। वे सहयोग करते हैं क्योंकि उनकी एक साझा जरूरत है, एक बेहतर मुफ्त सॉफ्टवेयर या एक ज्ञानकोश बनाना। सही है। अब आते हैं दूसरी प्रक्रिया पर, प्रतिस्पर्धा। इसके बारे में तो हमें बचपन से सिखाया जाता है, कंपटीशन अच्छा है, इससे तरक्की होती है। हाँ, और समाजशास्त्र इसी आम धारणा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। यह विचारधारा ये मानकर चलती है कि प्रतिस्पर्धा के लिए सबके पास बराबर मौके हैं, लेकिन जैसा हमने स्तरीकरण में देखा, ऐसा होता नहीं है। और किताब में अफ्रीका के बच्चों का जो किस्सा है, वो इस बात को बहुत खूबसूरती से सामने रखता है। हाँ, वो किस्सा तो दिमाग में बैठ गया। जब टीचर ने बच्चों के लिए एक दौड़ का प्रस्ताव रखा जिसमें जीतने वाले को चॉकलेट मिलती, तो बच्चे दुखी हो गए। वे इसलिए दुखी हुए क्योंकि उन्हें ऐसा खेल पसंद ही नहीं था जिसमें कोई एक जीते और बाकी सब हारें। उनके लिए मजा एक सामूहिक अनुभव था। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, साथ में दौड़े और चॉकलेट को मिलकर खाया। बिल्कुल,
ये दिखाता है कि प्रतिस्पर्धा कोई प्राकृतिक या स्वाभाविक मानवीय गुण नहीं है, बल्कि ये एक मूल्य है जिसे हमारा समाज बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन जब यही प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ जाती है, तब क्या होता है? तब वो संघर्ष बन जाती है। हाँ, जब प्रतिस्पर्धा नियमों को ताक पर रख देती है तो वो संघर्ष बन जाती है। संघर्ष का सीधा मतलब है हितों का टकराव। किताब में राजस्थान के गांव का हरबख्श राजपूत और नाथू अहीर के बीच जमीन का जो विवाद है, वो इसका सटीक उदाहरण है। उस मामले का नतीजा इस बात पर निर्भर नहीं हुआ कि कौन सही था, बल्कि इस पर कि किसके पास ज्यादा शक्ति थी। यही संघर्ष का मूल तत्व है, शक्ति। और यूपीएससी इसी तरह की प्रक्रियाओं को बड़े पैमाने पर देखता है। 2013 के जीएस पेपर में सवाल था, एक अलग राज्य की मांग पैदा करने में क्षेत्रवाद की बढ़ती भावना एक महत्वपूर्ण कारक है चर्चा के लिए। हाँ, ये तो बड़े पैमाने पर एक संघर्ष प्रक्रिया का ही उदाहरण है। हाँ, और एक और उदाहरण देखिए। 2020 में सीमा क्षेत्र प्रबंधन पर एक प्रश्न था, जिसमें स्थानीय लोगों से आतंकवादियों को मिलने वाले समर्थन को रोकने के उपायों पर चर्चा करने को कहा गया था। ये तो बहुत जटिल स्थिति है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ राज्य, आतंकवादी संगठन और स्थानीय समुदाय के बीच सहयोग और संघर्ष की गति की एक साथ काम कर रही है। प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए आपको स्थानीय आबादी का सहयोग जीतना होगा। तो इन उदाहरणों से साफ है कि इन बुनियादी सामाजिक प्रक्रियाओं को समझना मेंस के सामाजिक और सुरक्षा संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए कितना जरूरी है। एकदम। ये अवधारणाएं आपको किसी भी सामाजिक मुद्दे की ऊपरी सतह से नीचे जाकर उसकी जड़ तक पहुंचने में मदद करती हैं। तो आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने शुरू में एक सवाल पूछा था कि समाज एक ही समय पर स्थिर और गतिशील कैसे है। अब लगता है कि इन 3 अवधारणाओं में इसका जवाब छिपा है। बिल्कुल। संरचना और स्तरीकरण समाज को स्थिरता देते हैं। वो एक कठोर ढांचा है जो आसानी से नहीं बदलता, और सामाजिक प्रक्रियाएं, सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष वो गतिशीलता है। वो उस इमारत के अंदर की रोजमर्रा की जिंदगी है। क्या बात है। तो हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारा समाज और जटिल होता जा रहा है, इसे एक साथ जोड़े रखने के लिए सहयोग के कौन से नए रूप उभर रहे हैं? और क्या ये रूप लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा से पैदा होने वाले संघर्षों को संभालने के लिए काफी मजबूत है? इस पे जरूर सोचिएगा। ये था यूपीएससी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी अध्याय का हमारा विश्लेषण। ऐसी ही और गहरी चर्चाओं के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.